दोस्तों जय हिंद और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो बात करते हैं कक्षा 10वीं के क्लास 10th का सोशल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। तो सबको पता होगा कि दक्षिण अफ्रीका से अगर भारत लौटने का बात किया जाए तो वह डेट है 1915। क्या डेट है आपका? 1915। पूरा डेट का बात किया जाए तो 9 जनवरी 1915 को। कब का बात है? 9 जनवरी 1915। चलिए आप ये बताइए, महात्मा गांधी जो है ना पहली बार दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा 1893 को पहली बार महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका गए थे। उस समय इनकी जो आयु थी ना वो मात्र 14 साल का था, सॉरी 24 साल का था। कितना था? 24 साल का था। अब ये 1915 में भारत लौटकर आए और आने के बाद 3 सत्याग्रह करते हैं। पहला सत्याग्रह 1917 में होता है जो कि बिहार का चंपारण जिला में होता है। दूसरा फिर 1917 में होता है जो कि आपका गुजरात का जो आपका खेड़ा जिला है वहां पे होता है। और फिर एक 1918 में होता है जो कि अहमदाबाद का सूती मिल वस्त्र में काम करने वाले मजदूरों के लिए होता है। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह कब किया गया? 1917 में। खेड़ा सत्याग्रह कब किया गया? वो भी 1917 में। और जो अहमदाबाद सूती वस्त्र मिल उद्योग के जो मजदूर हैं उनके लिए जो सत्याग्रह हुआ था वो 1918 में हुआ था। और फिर उसके बाद 1919 में आप देखोगे कि आपके लिए रॉलेट एक्ट लागू कर दिया गया था। चलिए बात करते आगे। तो यहीं पे एक प्रश्न है आपका। प्रश्न क्या है कि किसानों के लिए गुजरात के खेड़ा में गांधी जी ने सत्याग्रह कब किया था? तो आपको मैंने बताया 1917 में। चूंकि मैंने अभी तीनों डेट बताया, एक तो 1917 में 2 घटनाएं हुई थी। एक आपका जो है नील सत्याग्रह हुआ था, चंपारण सत्याग्रह हुआ था नील के खेती के लिए जो कि बिहार में। और एक 1917 में हुआ था जो कि आपका वो था आपका खेड़ा जिला में, गुजरात के जो आपके खेड़ा जिला के अंतर्गत जो किसान भाई थे उनके लिए। और अहमदाबाद में एक होता है 1918 में जो कि आपका किसके लिए था? तो वहां के काम करने वाले सूती मिल के मजदूरों के। अब अगला प्रश्न है आपका कि 1929 में भारत के लिए डोमिनेंस स्टेट का गोल मेल सम्मेलन का ऐलान जो है किसने किया था? ये जो आपका गोलमेज सम्मेलन का जो ऐलान है 1929 में वो लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। गोलमेज सम्मेलन का कि भाई आप गोलमेज सम्मेलन में भाग लो तो हम आपको डोमिनियंस स्टेट देंगे, यानी कि आप अपने स्टेट पे शासन करने का अधिकारी आप बन जाओगे। और इसी बीच गांधी जी का और इरविन के बीच में एक समझौता होता है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो यहां पे प्रश्न है आपका कि असहयोग आंदोलन के दौरान अवध के किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए जो अवध के किसानों का नेतृत्व जो है ना आपका वो बाबा रामचंद्र के द्वारा किया गया था। चलिए ऊपर के प्रश्नों का आंसर मैं दे देता हूं अगर आपको याद नहीं है तो देखिए 1929 में जब डोमिनियन स्टेट का गोलमेल का ऐलान किया गया तो उसी के बीच में सन 1930 में गांधी और इरविन समझौता होता है, गांधी प्लस इरविन का समझौता होता है। और ठीक इसके 2 साल के बाद 1932 में जो है आप क्या देखोगे, 1932 में गांधी और साथ साथ में अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट होता है। तो 1929 का जो डोमिनियन स्टेट है ना जिसमें गोलमेल सम्मेलन का ऐलान किया गया था उसकी समझौता जो है 1930 में गांधी इरविन समझौता होता है। और 1931 में जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है जिसमें आपके अंबेडकर जी गांधी जी को यह कहकर फटकार देते हैं कि गांधी जी का एक बात था कि मैं महात्मा गांधी करमचंद गांधी मैं पूरे भारतवर्ष का नेतृत्व कर रहा हूं। और इसी बात का अंबेडकर जी ने खंडन किया कि आप केवल उच्च तबके के, उच्च वर्ग और उच्च तबके के लोगों का ही आप नेतृत्व कर रहे हो, आप हम जैसे गरीबों का नेतृत्व नहीं कर रहे हो। और वहां से वो क्या करते हैं, उठ के चले आते हैं। जिसके बाद गांधी का और अंबेडकर के बीच में एक समझौता होता है जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है। तो इसी का देन है, ये बात याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि असहयोग आंदोलन के दौरान अवध के किसानों ने, अवध का किसान कौन था आपका? याद रखिएगा बाबा जो है आपका रामचंद्र। यहां पे प्रश्न यह आता है कि असहयोग आंदोलन की जो है शुरुआत कब हुआ था? असहयोग आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? कई बार प्रश्न पूछा जाता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से किसने 1919 का रॉलेट एक्ट पारित किया था? तो याद रखिएगा
इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग के द्वारा रॉलेट एक्ट को जो है पारित किया गया था। ये बात याद रख लीजिए। अब कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि रॉलेट एक्ट था क्या, तो याद रखिएगा एक ऐसा कानून व्यवस्था था जिसके तहत आप अपनी जो स्वसत्ता है, जो आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, आप कुछ भी बोल नहीं सकते हो, आप कुछ भी लिख नहीं सकते हो, आप संगठन नहीं बना सकते हो, तो इसके लिए जो है ना, अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो तो आपको जेल में डाल दिया जाता था बिना मुकदमा चलाए। यही क्या था, रॉलेट एक्ट था। अब यहीं पे प्रश्न आता है कि महात्मा गांधी ने कितने सदस्यों के साथ दांडी यात्रा आरंभ किया था, यानी कि नमक यात्रा जो है आरंभ किया था। तो याद रखिएगा कुल 78 वॉलंटियरों के साथ महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से लेकर कहाँ, दांडी नामक जगह तक जो है आपका दांडी यात्रा किया था, जिसमें कुल जो था ना, उन्होंने लगभग 24 दिन तक उन्होंने जो है इस साबरमती आश्रम से दांडी नामक स्थान तक जाने में समय लिया था। और प्रतिदिन ऐसा माना जाता है कि 10 मील या 10 किलोमीटर का सफर तय करते थे, यानी कि लगभग 240 किलोमीटर का सफर इन्होंने तय किया था। ये बात याद रख लीजिएगा। तो अब ये प्रश्न पूछा जाता है कि दांडी यात्रा का आरंभ कब हुआ था। तो दांडी यात्रा का अगर मैं आरंभ का बात करूं तो 12 मार्च 1930, क्या है आपका 12 मार्च 1930 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपका कि प्रश्न ये भी पूछा जाता है ना कि जो दांडी यात्रा है वो किसके लिए था, तो नमक कानून तोड़ने के लिए, ठीक है। अब अगला प्रश्न है आपका कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे। मैंने अभी पहले बताया था कि दक्षिण अफ्रीका जाने का बाद जो है गांधी जी का, वो कब का है, तो 1893 में है, और उनकी उस समय उम्र कितनी थी, 24 साल थी। ये बात याद रख लीजिएगा। अब अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आज्ञा किसने दिया था। तो जनरल डायर के नाम से एक व्यक्ति था जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश दिया था। चलिए प्रश्न है आपका, आप ये बताओ जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो कब हुआ था। कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं जबकि आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था। तो मैंने पहले बोला कि 1931 में किया गया था, और ये सितंबर महीना था, इसलिए क्या होगा 7 सितंबर 1931 को दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और 1930 को क्या होता है, गांधी इरविन समझौता, और 1932 को क्या हुआ था, तो गांधी अंबेडकर समझौता, जिसको पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। अगला आपका राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का प्रावधान किस एक्ट के तहत था। तो 1919 में आपका इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा जो सर रॉलेट की अध्यक्षता में रॉलेट एक्ट पारित किया गया, यही एक ऐसा कानून था जो राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का जो है एक प्रकार का प्रावधान था, एक प्रकार का एक्ट था, ठीक है। अगला प्रश्न चोरा चोरी कांड, जो कि एक ऐसी घटना थी जिसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि चोरा चोरी में अहिंसात्मक घटना के कारण महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस लेने का काम किया था। तो असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने वापस ले लिया था। अब ये सवाल कि असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया गया, तो 1922 में वापस लिया गया था, याद रखिएगा। और ये जो चोरा चोरी जगह है ये आखिर है कहाँ। कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि चोरा चोरी जो नामक स्थान है आखिर ये है कहाँ पे। आप मुझे क्या करो, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि जो चोरा चोरी जगह है वो कहाँ पे है, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। अगला है प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। तो प्रथम विश्व जो है आपका 1914 से लेकर 1918 माना गया है, और जो द्वितीय विश्व युद्ध है वो 1939 से लेकर 1945 के बीच जो है समय आपका माना गया है। ये बात याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है गांधी जी ने नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन कब किया, यानी कि नमक कानून तोड़ने का बात किया जा रहा है। तो याद रखिएगा 6 अप्रैल 1930। कब की घटना है, 6 अप्रैल 1930। और दांडी नामक जो जगह है उसका यात्रा का शुरुआत का बात किया जाए तो याद रखिएगा आपका 12 मार्च, क्या है 12 मार्च 1930। तो 12 मार्च को ये साबरमती आश्रम से अपना आंदोलन शुरू करते हैं और 6 अप्रैल को दांडी नामक जगह पहुंचकर नमक बनाते हैं और जो है इस यात्रा को संपन्न करते हैं और नमक कानून का उल्लंघन करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा नमक कानून की शुरुआत 12 मार्च 1930 और नमक बनाकर इस कानून का उल्लंघन कब किया गया, तो 6 अप्रैल 1930। ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बात करते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपका 1932 ईस्वी में पूना समझौता या पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ था। तो मैंने पहले बोला कि गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा आपका सही हो जाएगा। अगला है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था। ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है इसकी स्थापना कब हुआ था, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना जो है आपका 1906 में हुआ था। अब ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है इसकी स्थापना
भाई कौन सा देश में हुआ था? तो ढाका में। ये ढाका है कहाँ पे? तो बांग्लादेश में। और इससे 1 साल पहले यानी कि 1905 में बांग्लादेश का विभाजन हुआ था। यह भी बात आप याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो 1920 का जो नागपुर अधिवेशन था, यहीं पे जो है ना असहयोग आंदोलन का बात कहा गया था। तो दिसंबर 1920 है, ऑप्शन नंबर याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन जो था वो दिसंबर 1920 में नागपुर के अधिवेशन में बात को जो है रखा गया था। अब चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के पार्टी से भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किस पार्टी का गठन किया था? तो याद रखिएगा, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। यहीं पे विचारों का जो है अलग अलग विचारों के लोग आने शुरू हो गए थे और इन्होंने जो है स्वराज पार्टी का गठन किया था। कई बार यह भी प्रश्न पूछा जाता है अल्लारू सीताराम राजू से कि आंध्र प्रदेश के गुंडेम पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो अल्लारी सीताराम राजू के द्वारा किया गया था। यह भी बात आप याद रख लीजिएगा। अब ये 2 प्रश्न है, एक तो करो या मरो का नारा जो कि महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया, ठीक उसी प्रकार स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे, ये किसके द्वारा कहा गया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। ये बातें रख लीजिएगा। जैसे जय जवान जय किसान के का नारा के बारे में भी कई बार पूछा जाता है। तो आप मुझे बता दो, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? और एक नारा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था? कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है। चलिए बात करते हैं आगे। अगला है, ब्रिटिश सरकार ने केसरी ए हिंद की उपाधि किसको सौंपा था या किसको देने का काम किया था? तो केसरी ए हिंद जो था वो महात्मा गांधी को दिया था। और जब असहयोग आंदोलन कर रहा था ना महात्मा गांधी, 1920 की घटना है, 1920-22 की घटना है, उस समय केसरी ए हिंद की उपाधि गांधी जी ने लौटा दिया था। ये भी बात पूछेगा। बापू किसे कहा जाता है? तो महात्मा गांधी को बापू कहा जाता है। ये बात याद रख लीजिएगा। अगला है कि यह कथन किसका है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? ये बात जो है ना सुभाष चंद्र बोस जी का कहना है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? 3 जो होगा से होगा। कई बार संथाल विद्रोह से प्रश्न आता है कि बताइए तो संथाल विद्रोह का जो है आपका नेता कौन था? तो सिद्धू और कान्हू जो था वो संथाल विद्रोह का नेता था। ये बात रख लीजिएगा। आप मुझे बताओ कि संथाल विद्रोह कब हुआ था? कई बार प्रश्न पूछा गया है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता दो। चलिए बात करते आगे। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन है? तो जो अली बंधु है ना, अली बंधु यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना और मौलाना शौकत अली खान, यही जो है आपका खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता है। यह बात याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है क्या, गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर किसने पुकारा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार जो है गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा आपका सही हो जाएगा। कई बार पूछा गया है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का स्थापना किसके हाथों में हुआ था? तो यह महात्मा गांधी के हाथों, सॉरी भगत सिंह के हाथों में हुआ था। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का जो है गठन किसके द्वारा हुआ था? तो भगत सिंह के द्वारा हुआ था। ऑप्शन नंबर याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा सही होगा। असहयोग आंदोलन की समाप्ति किस घटना से है? तो याद रखिएगा, चोरा चोरी का जो हिंसात्मक घटना है ना, उसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्या किया था? वापस ले लिया था। अगला है, विदेशी आंदोलन की श्रेणी में भारत माता की छवि को किसने चित्रित किया था? है ना, विदेशी आंदोलन की प्रेरणा से क्या आपका विदेशी आंदोलन के प्रेरणा से भारत माता की छवि को किसने अंकित किया था? तो अरविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। ये बता रख लीजिएगा। अगला है, खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने किया था? तो अब्दुल गफार खान के द्वारा खुदाई खिदमतगार की स्थापना किया गया। अगला प्रश्न है, अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है, यह विश्वास किसका था? तो देखिए, अहिंसा वाला जो बात है ना, हमेशा महात्मा गांधी जी ने कहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा आपका सही हो जाएगा। अगला है कि जलियांवाला बाग के मैदान में अमृतसर के गांव वाले लोग किस मेले के शिरकत करने के लिए जमा हुए थे? तो उस दिन जो था ना बैसाखी का मेला था और उसी दिन जो है गांव में क्या लग गया था? कर्फ्यू लग गया था, जिसके बारे में लोगों को पता नहीं था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा वायसराय इरविन को लिखे खत में सबसे महत्वपूर्ण मांग किस वस्तु पर लगाए गए कर को खत्म करने के बारे में था? तो याद रख लीजिएगा कि गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था। उससे पहले गांधी जी ने एक चिट्ठी लिखा जिसमें कहा कि नमक कानून को समाप्त कर दिया जाए, लेकिन इरविन जब नहीं मानता है तो यही डेट है आपका कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी जो है आपका दांडी यात्रा यानी कि नमक यात्रा शुरू करते हैं। और जो है गांधी जी के द्वारा जो है आपका गांधी जी के द्वारा ये जो नमक यात्रा जो है आपका 6 अप्रैल 1930 को जो है खत्म किया जाता है। ये बात याद रख लीजिएगा। अगला 1918 में गांधी जी
सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने के लिए कहाँ गए थे? तो कहाँ गए थे? याद रखिएगा, अहमदाबाद गए थे। कहाँ गए थे? अहमदाबाद गए थे। ठीक है, याद रखिएगा। पुस्तक के बारे में कई वर्षों से प्रश्न पूछा गया है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो महात्मा गांधी जी जो है वो हिंद स्वराज नामक पुस्तक को लिखा था और इसी में पहली बार असहयोग का बात किया गया था, ये बता लीजिएगा। देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी को एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में क्या दिखाई पड़ा? तो नमक जो है दिखाई पड़ा, क्योंकि नमक जो है गरीब और अमीर दोनों के लिए जरूरत था। अगला है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो बरदौली आंदोलन का नेतृत्व किया था, ये बता दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है आपका कि एक वस्तु का अधिकांशता प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? यानी कि अगर किसी भी वस्तु का हम लोग उत्पादन कर रहे हैं ना, वो केवल प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा कर रहे हैं, तो वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो हम लोगों ने 3 क्षेत्रों के बारे में पढ़ा होगा। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक सेक्टर बोलते हैं, फर्स्ट सेक्टर बोलते हैं, जिसमें वस्तुओं का उत्पादन मूल रूप से प्राकृतिक से होता है। इसमें किसी प्रकार का कोई बनावट या विनिर्माण का कार्य नहीं होता है। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं द्वितीयक क्षेत्र का, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी न किसी मशीनी उपकरण के द्वारा उस वस्तु को क्या किया जाता है, विनिर्माण किया जाता है। जैसे हम लोग बांस से टोकरी बना दिए, ठीक है। और तीसरा क्या होता है, तृतीय क्षेत्र, जो किसी प्रकार का कोई उत्पादन नहीं करता बल्कि यह सेवाओं का सृजन करता है। यानी कि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को बढ़ने में जिन भी चीजों की आवश्यकता होती है ना, उनको पूरा करने का काम करता है। तो यहाँ पे प्रश्न क्या है कि आप बताएं प्राकृतिक प्रक्रिया क्या है जिसमें सीधे रूप से वस्तुओं को उत्पादन करते हैं? तो होगा आपका प्राथमिक क्षेत्र। क्या प्राथमिक क्षेत्र जो होगा फर्स्ट सेक्टर होगा, ऑप्शन नंबर 1 जो होगा आपका सही होगा। अगला, किसी विशेष वर्ष में उत्पादित देश के मूल्य के कुल योग को जीडीपी कहते हैं। तो रखिएगा, जो भी अंतिम वस्तु और सेवा है उनके उत्पादन और उनके मूल्यों के कुल योग को हम लोग जीडीपी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 होगा, क्या होगा सही होगा। जीडीपी के पदों में वर्ष 2023 में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी थी? कितना परसेंट जो था जीडीपी में, वो केवल और केवल 3% का था। तो 50 से 60%, ऑप्शन नंबर 4 जो होगा सही होगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे बोला गया मनरेगा, जो इसकी शुरुआत 2005 में होती है, याद रख लीजिएगा। कितने जिलों में लागू किया गया था? तो याद रखिएगा, ये भारत के 200 जिलों में लागू है। अगला है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार आश्वासन या गारंटी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये 2005 में लागू हुआ था, जिसके तहत जो है ना सरकार ने 1 साल में 100 दिन के रोजगार देने का बात कहा है। अगर रोजगार नहीं दिया जाता है तो आपको जो है बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, यह भी बात कहा गया है। अगला है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार आश्वासन या गारंटी अधिनियम के अंतर्गत कितने दिनों का रोजगार का आश्वासन दिया गया? तो 100 दिनों का रोजगार देने का जो है वादा किया गया है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कर्मचारियों का शोषण किया जाता है? तो जो असंगठित क्षेत्र होते हैं ना, यहाँ पे जो भी कर्मचारी होते हैं, जो भी वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं, उनका शोषण होता रहा है। भारत में प्राथमिक क्रिया डैश है। तो भारत में जो है ना, जो कृषि कार्य है ये प्राथमिक क्रिया है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा सही होगा। किस क्षेत्र में प्राकृतिक से प्राप्त उत्पादों को औद्योगिकरण की सहायता से अन्य रूपों में बदला जाता है? तो विनिर्माण की क्रिया जो होती है द्वितीय क्षेत्र में होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा आपका सही होगा। चलिए बात करते आगे। अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि है? तो ऑप्शन क्या है, चीनी बनाना, खेती करना, दूध दूहना, मछली पकड़ना। तो देखो यहाँ पे आप खेती करने का बात करो, मछली पकड़ने का बात करो या दूध दोहना का बात करो तो ये प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत आता है। लेकिन चीनी बनाना जो है आपका वो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा आपका सही होगा। अल्प बेरोजगारी एक स्थिति है जहाँ लोग क्या होते हैं कि काम करना नहीं चाहते हैं, उनके काम के लिए वेतन नहीं दिया जाता है ना, सुस्त ढंग से काम करते हैं, अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। देखिए जहाँ पे अल्प बेरोजगारी होता है ना, वहाँ पे जो लोगों की क्षमता होता है उससे वो क्या करते हैं, कम काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा आपका सही हो जाएगा। अगला क्या है, कृषि, डेयरी, खेती, निम्नांकित में से किस क्षेत्र किससे संबंधित है? देखिए आपका कृषि का बात करो या डेयरी उत्पादन का बात करो तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा आपका सही होगा। वर्ष 2010 से 11 में उत्पादन के संदर्भ में कौन सा क्षेत्र सबसे बड़ा था?
तो देखिए 2011 से अगर बात की जाए, 10 से 11 का बात की जाए, तो जो सेवा क्षेत्र था ना, जो तृतीयक क्षेत्र था, वो उत्पादन में, या बात की जाए जो सबसे बड़ा क्षेत्र था सब तीनों। अगला प्रश्न क्या है, इनमें से कौन संगठित क्षेत्र में कार्य करता है? तो दर्जी, कुम्हार, पर्यटन निदेशक और धोबी। तो देखिए संगठित क्षेत्र में बात की जाए तो ये करेंगे, बाकी सब जो है वो गैर संगठित क्षेत्रों में काम करते हैं। इनमें से कौन संगठित क्षेत्रों में कार्य नहीं करता? तो देखिए ऑप्शंस क्या है, सब्जी विक्रेता, वकील, शिक्षक और डॉक्टर। तो ये जो आपका सब्जी वाला होगा ना, वो असंगठित में काम करता है, लेकिन बाकी जो है आपके संगठित में काम करता है। अगला है, वर्ष 2010 से 11 में भारत का जो जीडीपी है, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद है, वो आपका कितना था? ये आपका प्रश्न है। तो देखिए 16 नंबर का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 42 जो है ना आपका, देखो कितना हो जाएगा, 42 लाख करोड़ रुपया। ठीक है, अगला क्या है, रेलवे डैश का उदाहरण है। तो रेलवे जो है आपका वो एक सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा आपका सही हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सा अधिनियम टिस्को जैसी कंपनी के लिए लागू नहीं होता? ऑप्शन क्या है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, राष्ट्र ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, फैक्ट्री अधिनियम, और क्या होगा आपका ग्रेजुएटी अधिनियम का भुगतान। तो देखिए इसमें ना राष्ट्र ग्रामीण रोजगार अधिनियम नियम से कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसमें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, फैक्ट्री अधिनियम और ग्रेजुएटी अधिनियम जो भुगतान अधिनियम, ये सारे चीज जो है तो लागू होते हैं। इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? तो खनन, चीनी, वकालत और इनमें से कोई नहीं। तो जो खनन होगा ना वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो आपका सही होगा। नरेगा में काम नहीं मिलने पर कितने दिनों के भीतर जो है बेरोजगारी मिलने का बात कहा गया है? तो रखिएगा कि अगर काम नहीं मिलने के 15 दिनों के अंदर जो है आपको बेरोजगारी भत्ता देने का बात कहा गया है। अगला है, उत्पादन के उद्देश्य से इनमें से प्रथम स्थान किसका आता है? तो प्रथम स्थान में पूंजी आता है, द्वितीय स्थान में भूमि होगा, और तृतीय में हम लोग श्रम का बात हम लोग करते ही बताए रख लीजिएगा। अगला, इनमें से कौन तृतीयक क्षेत्र से संबंधित है? तो याद रखिएगा इसमें जो बैंक सेवाएं हैं वो तृतीयक क्षेत्र से, कृषि प्राथमिक क्षेत्र से, डेयरी प्राथमिक क्षेत्र से, और चीनी जो होगा वो द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित है, बताए रख लीजिएगा। बात करते आगे, इनमें से कौन द्वितीयक क्षेत्र में शामिल है? तो देखिए आपका कुम्हार का बात करो, दिया सिलाई बनाने कारखाना का श्रमिक का बात करो, बुनकर बात कर लो, सभी द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा आपका सही होगा। निम्नांकित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? देखिए जो बैंकिंग होगा ना, ये प्राथमिक क्षेत्र से नहीं है, लेकिन वानिकी, खनन और मत्स्य पालन जो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भंडार को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है? तो भंडार जो है वो तृतीयक क्षेत्र में शामिल किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा आपका सही होगा। अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप द्वितीयक क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं? तो सीधा मार देना, ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के द्वारा बदला जाना, वो आपका द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला क्या है, प्रचंड बेरोजगारी का मतलब ऐसी स्थिति से जहां लोग क्या करते हैं? तो जहां लोग क्या होते हैं, नियोजित तो होते हैं, लेकिन उनका उत्पादकता क्या होता है, शून्य होता है। यानी कि अगर मान लो कि किसी काम को करने में मुझे 4 आदमी की आवश्यकता है और मैंने वहाँ पे एक एक्स्ट्रा आदमी 5 आदमी लेकर मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो जो एक्स्ट्रा एक आदमी है ना वो प्रचंड बेरोजगारी के अंतर्गत आएगा, क्योंकि अगर उसको काम से हटा भी दिया जाए तो उत्पादन में किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा आपका सही होगा। संगठित क्षेत्र का सही अर्थ चुने, तो रखिएगा कि यह उन उद्यमों को शामिल करता है जहां रोजगार के शर्तों और नियम जो है लागू रहते हैं, जो जहां पे शर्त और नियम आपको देखने के लिए मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा आपका सही हो जाएगा। अगला है, सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है? तो सेवा क्षेत्र में जो है आपका परिवहन, संचार और बैंकिंग सेवा शामिल, ऑप्शन नंबर 3 जो होगा आपका सही होगा। जीडीपी का विस्तृत रूप क्या है? तो जीडीपी को सकल घरेलू उत्पाद के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा आपका सही हो जाएगा। अगला क्या है, अल्प बेरोजगारी उस स्थान पर पाई जाती है, कहां पाया जाता है? तो जहां जो है ना लोग अपनी क्षमता से कम काम कर रहे होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा सही हो जाएगा। उत्पादन और उपभोक्ता के बीच संबंध स्थापित करता है, तो देखिए उपभोक्ता, उत्पादन और उपभोक्ता के बीच जो है तृतीयक क्षेत्र जो है संबंध स्थापित करता है, क्योंकि इसमें जो है बाजार आता है, क्या आता है, बाजार आता है, परिवहन आता है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां तृतीयक क्षेत्र में नहीं होती हैं? तो देखिए बैंकिंग, अध्ययन और क्या कॉल सेंटर में काम करना है तृतीयक क्षेत्र में आएगा, लेकिन मधुमक्खी पालन जो है प्राथमिक क्षेत्र में आएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से इस क्षेत्र के श्रमिक माल का उत्पादन नहीं करते हैं। जो तृतीयक क्षेत्र के जो श्रमिक होते हैं वो किसी प्रकार के माल का उत्पादन नहीं करते, बल्कि सेवाओं का क्या करते हैं, सृजन करते हैं। निम्नांकित में से कौन अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है? तो जो सकल घरेलू उत्पाद है ना वो अर्थव्यवस्था की विशालता को बताता है, कि यानी कि जिनका सकल घरेलू उत्पाद जितना ज़्यादा रहेगा उनका अर्थव्यवस्था क्या रहेगा, उतना ज़्यादा विशाल रहने वाला है। परिवहन, भंडारण, संचार
बैंक सेवा और व्यापार किस क्षेत्र की गतिविधि है? तो ये सभी तृतीयक क्षेत्र की गतिविधि, ऑप्शन नंबर 3 जो होगा आपका सही हो जाएगा। अगला, निम्न में से किस क्षेत्र में वस्तुएं सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होते हैं बल्कि निर्मित किए जाते हैं? तो जो द्वितीयक क्षेत्र होते हैं ना, इनमें वस्तुओं का उत्पादन नहीं बल्कि उनको विनिर्माण, उनको बनाया जाता है। अगला क्या है? राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का उद्देश्य क्या है? अगला क्या? रोजगार के दोहरे लक्ष्य को प्राप्त करना, 100 दिनों की रोजगार प्राप्त करना, गरीबी परिवारों का आय में वृद्धि करना, इनमें से सभी। तो जो 38 नंबर है ना, 38 नंबर जो 38 है, इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? 100 दिनों की रोजगार प्राप्त करना इसका जो है मुख्य उद्देश्य है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा सही होगा। निम्नांकित में से कौन सा क्षेत्रक सरकारी नियंत्रण से बाहर है? तो जो असंगठित क्षेत्रक है ना, ये सरकारी नियंत्रण से बाहर होते हैं क्योंकि इनके खुद जो है मालिक होते हैं, स्वयं लोग मालिक होते हैं। कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो इसमें प्रच्छन्न बेरोजगारी पाया जाता है या मौसमी बेरोजगारी पाया जाता है, ऑप्शन नंबर 3 जो होगा आपका सही हो जाएगा। तो कुल मिला के आप देखोगे ना, तो 40 + 40 यानी कि कुल मिला के आपके 80 प्रश्न आज के इस वीडियो में लिए गए हैं, और ये 80 प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखे होंगे, और एक बार हो सके तो वीडियो को देख लेना, दोस्तों तक चैनल को शेयर कर देना, और वीडियो को भी शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।